आइटम नंबर 15B, माननीय वित्त मंत्री जी। Madam, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Income Tax Act 1961 and to amend the Finance Act 2025. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी, विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Ma'am, I introduce the bill. नमस्कार। हाँ। आजकल ये जो नया आयकर विधेयक 2025 आया है, हाँ। लोकसभा से पास हुआ है, बिल्कुल काफी चर्चा में है, तो आज इसी पर थोड़ी बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये जरूरी भी है क्योंकि ये जो 1961 का पुराना कानून था ना, जो काफी मतलब उलझ गया था, उसकी जगह लेगा ये। अच्छा। और हाँ, एक बात और, ये पास भी हुआ तो थोड़ी अजीब स्थिति में, मतलब विपक्ष का विरोध चल रहा था और ज्यादा बहस नहीं हुई इस पर लोकसभा में। तो हमने इस पर कुछ YouTube वीडियोस देखे और वेब आर्टिकल्स पढ़े। कोशिश करते हैं इनके आधार पर समझने की कि भाई मुख्य बदलाव क्या हैं और उनका असर क्या होगा। हाँ। सरकार तो कह रही है कि लक्ष्य सिंपल है, मतलब स्ट्रीमलाइंड, इंटीग्रेटेड, मिनिमाइज लिटिगेशन, प्रैक्टिकल, लर्न्ड, एफिशिएंट। देखते हैं कितना सिंपल हुआ है। सही। तो पहला दावा तो यही है, सरलीकरण। हाँ। धाराएं कम की हैं, करीब 800 से घटाकर 536 कर दी हैं। अध्याय भी कम हुए हैं, 23 रह गए हैं। मतलब काफी कटौती हुई है सेक्शंस में। हाँ, और सिर्फ संख्या ही नहीं, कोशिश ये भी दिखती है कि भाषा थोड़ी आसान हो, क्योंकि वो जो 1961 वाला कानून था वो वाकई बहुत जटिल हो गया था। हाँ, मैंने भी सुना है कि बहुत मुकदमेबाजी होती थी उसकी वजह से। बिल्कुल, वही तो, मिनिमाइज्ड लिटिगेशन इनका एक मुख्य पॉइंट है। जितनी स्पष्टता होगी उतने ही कम विवाद होंगे, अदालतों पर भी बोझ कम होगा, आम आदमी के लिए भी पालन करना आसान होगा। अच्छा, और इसी सरलीकरण में एक और चीज आई है, ये असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर वाला चक्कर खत्म। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है समझने के लिहाज से। पहले ये 2 अलग अलग साल चलते थे, बड़ा कंफ्यूजन होता था। हाँ बिल्कुल। अब सीधा एक कर वर्ष या टैक्स ईयर होगा, मतलब जिस साल आपने कमाया उसी साल के हिसाब से टैक्स की बात होगी। काफी सुलझा हुआ लगता है ये तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो शायद सबके मन में है, क्या टैक्स रेट बदल रहे हैं? कम देना पड़ेगा या ज्यादा? नहीं, इस पर बिल्कुल साफ रहना चाहिए। ये जो विधेयक है, इससे टैक्स की दरें या स्लैब नहीं बदल रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो जो नई टैक्स व्यवस्था है और जो बजट में 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट, मतलब रिबेट की बात हुई थी, वो सब वैसा ही है। तो मतलब जेब पर सीधा असर नहीं? फिलहाल इस बिल से जो नहीं, इसका फोकस कानूनी ढांचे और प्रक्रिया पर है, पैसों पर नहीं। ठीक है। प्रक्रिया की बात करें तो ये फेसलेस सिस्टम, डिजिटल वाला, इस पर काफी जोर है। हाँ, ये सरकार काफी समय से कर रही है। कोशिश है कि टैक्स अधिकारी और करदाता का आमना सामना कम हो, सब कुछ ऑनलाइन, ईमेल या मैसेज से, पहचान भी गुप्त रहे। इसका मकसद क्या बताया जा रहा है? पारदर्शिता। हाँ, पारदर्शिता बढ़ाना और जो ईमानदार टैक्स पेयर हैं उनके लिए प्रक्रिया आसान करना। ये भी माना जा रहा है कि इससे वो जो मतलब व्यक्तिगत लेवल पर परेशानियां, उत्पीड़न की शिकायतें आती थी, वो कम होंगी। लेकिन क्या ये सबके लिए आसान होगा? मतलब जो लोग तकनीक से उतने वाकिफ नहीं है। हाँ, ये एक सवाल जरूर है। देखना होगा कि ये जमीनी स्तर पर कितना कामयाब होता है। अच्छा, कुछ ऐसी भी बातें थी जो पहले बिल में थीं पर अब हटा दी गई या बदल दी गई। सिलेक्ट कमेटी का कुछ असर हुआ? हाँ, 2 बातें खास हैं। एक तो वो धार्मिक ट्रस्ट वाला मामला। पहले उनके अज्ञात दान पर टैक्स लगाने का काफी सख्त प्रस्ताव था। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। उसे अब वापस ले लिया गया है। पर ध्यान रहे, ये सिर्फ धार्मिक ट्रस्ट की बात है। बाकी जैसे शिक्षा या अस्पताल वाले ट्रस्ट हैं, उन पर नियम शायद अभी भी लागू हों। ओके, और दूसरा वो देर से रिटर्न फाइल करने वाला। पहले प्रस्ताव था कि अगर देर से ITR फाइल किया तो रिफंड नहीं मिलेगा। अच्छा, ये तो गड़बड़ हो जाती। हाँ, तो उसे भी बदल दिया है। अब देर से फाइल करने पर भी रिफंड मिल सकेगा। हाँ, जुर्माना शायद देना पड़े, वो अलग बात है। लेकिन एक नियम जो था और वो बना हुआ है, वो है रिफंड क्लेम करने के लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी होगा। क्लॉज 433 शायद। हाँ, वो बना हुआ है। इस पर समिति ने कुछ आपत्तियां भी उठाई थी, पर सरकार ने इसे बनाए रखा है। लगता है वो रिफंड को फॉर्मल फाइलिंग से जोड़कर ही रखना चाहते हैं, शायद ट्रैकिंग के लिए। एक और मुद्दा जिस पर काफी चिंता थी, वो तलाशी और जब्ती के समय अधिकारियों का पर्सनल डिजिटल डेटा, जैसे ईमेल, सोशल मीडिया वगैरह देखने का अधिकार, उसका क्या हुआ? देखिए, जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से भाषा शायद थोड़ी बदली गई है, पर वो अधिकार पूरी तरह खत्म हुआ है ऐसा नहीं लगता। मतलब वो चिंता अभी भी है? हाँ, कह सकते हैं। सिलेक्ट कमेटी की समीक्षा के बाद भी इस पर कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखा है। ये हमेशा से एक मुश्किल संतुलन रहा है, जांच की जरूरत और निजता के अधिकार के बीच। हम तो बस वही बता रहे हैं जो सूत्रों में है। और ये सब लागू कब से होगा, नया कानून? तारीख साफ है, 1 अप्रैल 2026। ठीक है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, इसका पास होना भी थोड़ा विवादों में रहा, बिना बहस के। हाँ, वो एक अलग पहलू है। किसी भी बड़े कानून के लिए संसद में अच्छी बहस, जांच पड़ताल जरूरी मानी जाती है। उसका न होना, वजह चाहे जो भी हो, सवाल तो खड़े करता है। तो अगर संक्षेप में देखें, कानून सरल करने की कोशिश, कर वर्ष जैसी नई टर्म, टैक्स रेट में बदलाव नहीं,
प्रक्रियाएं डिजिटल, धार्मिक दान और लेट रिफंड पर नरमी, लेकिन रिफंड के लिए रिटर्न जरूरी, और डेटा एक्सेस पर चिंताएं। लागू 1 अप्रैल 2026 से। हाँ, मोटा मोटी यही है। करदाताओं के लिए शायद प्रक्रिया थोड़ी आसान हो जाए, पर टैक्स उतना ही देना होगा। ठीक है, तो अंत में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। कानून का मकसद तो सरलता है, पर इसमें डेटा एक्सेस जैसे अधिकार भी हैं, और ये बिना बहस के पास हुआ। तो ये जो सरलता और सरकारी निगरानी की ताकत के बीच का संतुलन है, ये भविष्य में टैक्स पेयर और सरकार के रिश्ते को कैसे बदलेगा? सोचने वाली बात है।